काले पारदी है। मैं विदिशा की डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कुरवाई के छोटे से गांव रूसिया से हूँ। हमारी जो कम्युनिटी है पारदी, पहले तो सबसे पहले मैं संवेदना का और हमारी किराए का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया है। ये पहली संस्था है जो हमारे गांव में आके हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। इतना ही सर। और खुद की कम्युनिटी के लिए काम करते संवेदना की वजह से जो चेंजेस आए हैं हमारी कम्युनिटी में, मतलब पहले जो हमारी कम्युनिटी काम करते हैं वो सब उसी तरीके से एक नज़रिया बना के रखा हुआ है, अभी भी मतलब सोच है लोगों की। तो संवेदना ने जब से हमारे कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया है, तो जैसे गांव में हमारे पहले क्या था कि पहले का माहौल बहुत अलग था। अभी जब से 2 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। जैसे स्पोर्ट्स को लेकर एडमिशन करवाए, सबसे ज़्यादा चेंजेस सर हमारे यहाँ आया है गेम्स को लेकर। बच्चों ने खुद से ग्राउंड तैयार किया है और अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं बच्चे। अभी जैसे हमारा संवेदना की ओर से एक जिस बात का आप सभी को इंतजार है, मुझे लगता है कि वो क्षण आ चुका है। मैं अनुराग पांडे सर आए हैं। बाल अधिकार को लेकर यदि हमको कहीं पे भी कोई सवाल होता है और हमको ऐसा लगता है कि बाल अधिकार को लेकर किस तरीके से हम लोग रणनीति बनाए और काम करें, तो मुझे लगता है कि पांडे सर से बेहतर इस बात को कोई रख नहीं पाएगा इस सभागार में। तो मैं अनुराग पांडे सर से विनती करूंगा कि वे आए और सबसे बात करें। एक बार जोरदार ताली। रेखा दीदी जो सामाजिक क्षेत्र में मेरे साथ लगभग 12 सालों से तो जुड़ी हुई है। क्राई की टीम में मधुमिता जी, कृष्णा जी और जो भी क्राई के साथी हैं सभी को धन्यवाद। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को सबसे पहले धन्यवाद कि उनने, मधुमिता जी ने बताया था कि पढ़ाई से अपने द्वार खुल जाते हैं जीवन के। तो पढ़ाई जरूरी है। कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे यहाँ पर, कितनों ने स्कूल छोड़ा था, भले 1 साल के लिए छोड़ा हो या ज्यादा हो, हाथ उठाइए। मैंने भी छोड़ा था, इसलिए मैं भी उठा रहा हूं। वापस क्यों शुरू किया? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? कौन बताएगा? बता सकता है कोई? जी बताइए। 4 साल तक कोई पढ़ाई नहीं की थी और मैंने मतलब सोसाइटी में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन और लोगों से ताना बाना ये सब सुना। फिर बाद में मैंने आसपास की महिलाओं की स्थिति देखी, खुद के परिवार की, खुद के समाज की, खुद की कम्युनिटी की। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर इस तरीके से इसी डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगी तो मैं एक किसी मतलब मैं एक द्वार नहीं खोल पाऊंगी बाकी लड़कियों के लिए। तो मैं मतलब मेरी खुद की कम्युनिटी से पहली लड़की हूँ जो बाहर जाके मैंने खुद से समाज से लड़के और पढ़ाई की और आगे बढ़ी। और मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मतलब जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ वहाँ पे मतलब ऐसा था कि लड़कियों की शादी जो है 12-15 साल में कर दो क्योंकि वो बोझ होती है। आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। हाँ। आपको मुख्य मुद्दा क्या लगा कि वापस पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? मुख्य विषय सर मुख्य विषय ये है कि मैं अपने आसपास की जो लड़कियां हैं उनको इंस्पायर भी करना चाहती थी, प्लस मेरा ये था कि मैं खुद भी वो जो एक जंजाल है उसमें नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि उसमें वही होता कि मैं समाज को कुछ नहीं दे पाती। मेरे पास आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जैसी भी परिस्थितियां थी, वो सोच थी, वो जज्बा था कि मैं कुछ आगे कर सकूं। ठीक है, जीवन में नई उन्नति पाने के लिए और नया रास्ता खोलने के लिए। हाँ, तो दूसरे लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। आयोग मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला आयोग। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलकर हम लोग काम करते हैं। पहली बार आयोग पूरे कोरम के साथ आया, नहीं तो हमेशा संख्या कम होती थी। और सभी अपने अपने विषयों पर एक्सपर्ट हैं और अपने अपने क्षेत्रों के पालक बन के काम कर रहे हैं। अब जैसे आप क्या, शिक्षा का मुद्दा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जो आरटी है और शिक्षा का जो मुद्दा है वो पूरा प्रदेश के लिए हम देखते हैं। और इसके अलावा एडॉप्शन और बच्चों से जुड़े जो जेजे और पॉस्को वाले भी मामले, वो सारे भी हमारा इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वो कानून हमारा रुचि का विषय है और हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो आयोग क्या करता है, पहले ये समझाते हैं, फिर अपन संवादों में आते हैं। सबसे पहला काम है हमारा पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराना। जो भी बच्चों के लिए कानून बने हैं वो सही तरह से पालन हो रहे हैं कि नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं तो उनसे फीस तो नहीं ली जा रही है, उनकी परीक्षा समय से हो पा रही है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है।
हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ठीक है। छात्रावासों में जाते हैं, कई बार हमारे पास हम बच्चे जो रहते हैं वैसी शिकायत करते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, रास्ते में कोई हमें परेशान करता है। सारी शिकायत खुले तौर पे हमारा, आपने देखा होगा मैं बैठे बैठे भी फोन चला रहा था, तो फेसबुक व्हाट्सएप चेक नहीं कर रहे थे। बच्चों का साल खराब ना हो और वो शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। इसके अलावा बच्चों के साथ अगर कोई अपराध होते हैं तो उसमें बच्चे को पूर्णतः न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी आयोग लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा जैसे स्कूल को लेकर था, स्कूल में एक बैग की बहुत ज्यादा समस्या थी कि बड़े बड़े बैग टांगते थे तो बच्चों के कंधे झुक जाते थे और हाइट कम होती जा रही। पहले पुराने जमाने में 6-6 फुट हाइट होती थी, अब धीरे धीरे 5-4 पे आ गए हैं, और ज्यादा भारी बैग रहे तो धीरे धीरे 3 फीट पे आ जाएंगे सब लोग, ऐसा लगता है। होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादा वजन के कारण बच्चों का तो बैग एक दिन बिना बैग के स्कूल आना है, इसको लेकर भी पॉलिसी पास हो चुकी है और इसके लिए हम लोगों ने बराबर प्रयास किया है। स्कूल का बैग का वजन कितना होना चाहिए इसके लिए भी एडवाइजरी जारी करवा दी, उसका पालन होता है। समय समय पे हम लोग जा जाके भी स्कूलों में देखते हैं कि सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं। अब स्कूलों में किस किस की पिटाई हुई है कभी ना कभी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब घर पे किस किस की पिटाई हुई है तो सब उठा दो हाथ, एक आध बार तो बड़ा ही होगा। पता है आप लोगों को घर पर भी बच्चों की पिटाई होना गलत है। ऐसा हम बोलते हैं ना, विदेशों में कानून है कि अगर पापा ने बच्चे को चाटा मार दिया तो वो पुलिस में चला जाता है, भारत में भी जा सकता है, भारत में भी ऐसा कानून है। पर व्यवस्थाएं मायने रखती है, हम लोगों की आदतें मायने रखती है, हम लोग के संस्कार, हाँ हमारे संस्कार रीति नीति मायने रखती है। अब जैसे बच्चे यहाँ आके संवाद कर पा रहे हैं ना, जैसे मुझे दीदी ने बताया कि बच्चे आ रहे हैं तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, अगर बच्चे आ रहे हैं तो हम आ जाएंगे। बच्चों के साथ संवाद करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को बच्चा ही समझते हैं। कितने लोग समझते हैं, हाथ उठाइए। चलो आप बताओ किससे सवाल पूछूं कि उसने कितनी बार इंसान समझा। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब भाई साहब के बहुत सारे बच्चे हैं, अभी शादी हुई है मतलब आप सबको बच्चे मानते हैं, लेकिन अभी निर्णय जो है ना, निर्णय में सवालों में ये फंसेंगे नहीं, क्योंकि इनके स्वयं के बच्चे नहीं है। जिसके स्वयं के बच्चे हो वो जल्दी फंस जाएगा। तो हम ट्रांसफर होने पे कभी बच्चे से पूछते हैं कि तुमको चलना है कि नहीं चलना है, बोलते हैं देखो आप काम की जिम्मेदारी के कारण जा रहे हो, लेकिन बच्चे के तो सारे मित्र दोस्त यार, स्कूल माहौल पड़ोस सब छूटता है, एकदम नए माहौल में सिर्फ फिर जीरो से शुरुआत करनी होती है ना। दोस्त पे विश्वास करने में बहुत साल लग जाते हैं, और जब पूरा विश्वास होता है जब भी वो बच्चा देता है, होता है ना ऐसा। तो जीवन में छोटे बिंदु है जिसको कायम करने में हमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को बहुत कम लोग इंसान समझते हैं, सेट समझते हैं घर पे। जैसे जो होती थी, मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, नाम नहीं बताऊंगा स्कूल का, ठीक है। स्कूल में पढ़ते थे तो छोटे से थे, धीरे धीरे भारी बैग टांग के स्कूल जाते थे, और स्कूल में जब पहुंचते थे तो सब बच्चे सबसे आखिरी में नाम लेते थे। अरे अनुराग को किसी टीम में रख लो, ठीक है, किसी खेल में रख लो, तो सबसे आखिरी में नाम आता था। और जैसे कबड्डी खेल रहे तो रेड देने कोई और जाएगा, अपन को तो बीच में खड़े रहना, बस कोई लात मार गया तो आउट, और कबड्डी देने गए तो कोई भी उठा के पटक देगा, वो तो हार गए। क्यों? क्योंकि सारी क्षमताएं कम थी और चीजें सीखे भी कम थे, घर के माहौल में रहे। सबसे आखिरी में नाम आना कैसा लगता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो बहुत साल तक ऐसा चलता रहा, फिर समझ में आया नहीं यार ऐसा नहीं, फर्स्ट आना चाहिए, तो पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ के सीधे 4 साल हॉस्टल में रहा बिना पढ़ाई करते हुए, और स्पोर्ट्स में धीरे 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 ये होने लगा कि अनुराग सर टीम चुनेंगे। हाँ 4 साल लगे, मेहनत करी, नेशनल खो खो भी खेला हूँ, कबड्डी भी खेला हूँ, और फुटबॉल के स्टेट्स तो बहुत सारे खेला हूँ, ठीक है, और सारे स्पोर्ट्स आते हैं लगभग खेलने में। आप फिर नाम पहले आने लगा, लेकिन उसके लिए पढ़ाई छूट गई। अब फिर जब स्पोर्ट्स में नंबर 1 नाम आने लगा तो पढ़ाई में लास्ट आने लगा। बोले करना क्या है, मैंने स्पोर्ट्स से नौकरियां तो कम मिलती हैं, कोटे में भी मिलेगी तो उसके साथ भी ग्रेजुएशन तो मांगते ही। मैंने यार अब पढ़ाई छूट रही है, अब तो पंगा हो गया। तो पढ़ाई का महत्व तो उस समय समझ में आया, जैसे मैंने सवाल पूछा था ना, पढ़ाई क्यों वापस शुरू करी, फिर वहां से छोड़ के वापस 10वीं करी है हमने। जैसे दीदी ने कहा ना भी कि प्राइवेट भरा है, रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट भी आया, नंबर कम आए, निसंकोच बोलते नंबर कम आए, ठीक है, नंबर ही बताएं क्या, बहुत कम आए थे,
पहली बार जिंदगी में इतने कम नंबर आए थे 10वीं में। जब आए तो बड़ी चिंता हुई। घर वालों ने, जैसे घर वाले बड़े प्यार से बोलते हैं, इतने नंबर आए हैं तो क्या करेगा, कॉमर्स दिलवा दो या आर्ट्स दिलवा दो। पर ऐसे रुचि लेके आगे बढ़े। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में जो संकट आते हैं ना, वो सबके आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लोग स्वयं पे लेके बैठ जाते हैं। मैंने भी साइंस से पढ़ाई करी है। फिर मेरा पिताश्री कभी स्कूल नहीं गया मेरे, बोले इतने कम परसेंट से 48% से 10वीं में पास हुआ है, ये क्या करेगा आगे, साइंस और ले लिया, कुछ नहीं होना इसका जिंदगी में। ठीक है, लेकिन मेहनत कर रही थी। क्यों? डॉक्टर बनने का सपना था। 48% वाला डॉक्टर तो बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? नहीं, 10वीं के परसेंट 12वीं में मायने नहीं रखती। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करी। हाँ, स्पोर्ट्स उसके साथ चालू रहा, रेगुलरली खेलते रहे। 11th क्लास टॉप करी गवर्नमेंट स्कूल में, 12th टॉप करी, पीएमटी क्वालिफाई करी। लेकिन पीएमटी क्वालिफाई हो गई है, फिर तो डॉक्टर बनना था ना। फिर पहुंचे एक बड़े शहर में, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हम बाहर निकले, डॉक्टर बनने का मन था, पैसे ज्यादा लग रहे थे। फिर से शुरुआत करी, बोला चलो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। करना होता है, नहीं चुनेंगे तो एम बदलते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करके आगे बढ़े, धीरे धीरे पीएससी यूपीएससी दी, इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ कई बार। उसके बाद बच्चों से मिला और सामाजिक क्षेत्रों में बच्चों को परेशान होते देखा। मेरे कॉलेज के पास कुछ बच्चे वैसे कह नहीं पाता। ठीक है, तो जब भी ऐसा मन करे, खुल के चिल्लाओ, खुल के हंसो और खुल के कहो, ताकि आवाज दूर तक जाए। ठीक है, और रोना नहीं है। कमजोर महसूस करते ना, ठीक है, तो कमजोरी दूर हो जाएगी। और छोटे छोटे जो सोल्यूशन है, जैसे मैंने बताया, उनके तो जूते टाइट हैं हर्षिता के। उंगली हिलाने के बाद, उंगली क्यों हिलाना, पैर में उंगली हिलाते ना तो हमारे शरीर में एक काम चल रहा होता है, तो हमको दूसरे काम का टेंशन नहीं आता, वो निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें ये यूपीएससी और भी बहुत सारी हैं, जैसे बाछड़ा समुदाय बताया, उनके साथ भी काम करते हैं। बेड़िया समुदाय, उनके साथ भी काम करते हैं। और जैसे बोलते हैं, भैया ने बताया था मुझे पुलिस में जाना है। एक हॉस्टल की घटना बताऊंगा। एक तो 300 से ज्यादा हॉस्टल है, उसमें हम सभी लोगों के लिए मदद करते हैं। एक इंटरेस्ट लेते हैं नॉर्मल सा, और आसानी से लगता है, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको जरूर रखवाते हैं। रखवाया, कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे देखे थे मैंने, करीबन आज से 10-11 साल पहले की बात है। वो सोनी पे टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आता था सीआईडी, उसको देख के वो सीआईडी खेल रहे थे। हम लोगों ने सोचा यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है, बच्चे था। और 3 ने आधा उठाया था। मैंने यार पक्की बात है, जाओगे? बोले सर मौका मिलेगा तो ज्यादा जाएंगे। मैंने एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने 12वीं में 70% से ऊपर, 10वीं में 70% से ऊपर आने चाहिए तुम्हें, इतना कर लो तो अपन कोशिश करेंगे। अब कह तो दिया था भैया, बच्चों ने पढ़ाई भी शुरू करी। बाकी हमने डिपार्टमेंट में और अपने मित्रों से बात करना शुरू किया कि क्या फायदा है, क्या है क्या है। बहुत सारी चीजें पढ़ी कि बहुत सारी, और सिर्फ 12वीं पढ़ के। तो हमें मार्गदर्शन के लिए गुरु लगता है, गुरु आपको मिल गए। जैसे आपकी संस्था में आपने बताया कि हमको सर सिखा रहे हैं, लगे रहना और पीछे मत हटना। ठीक है, जैसे डॉक्टर वाली बात भी अभी किसी भैया ने कहा कि हमें डॉक्टर बनना है। जब मेहनत करोगे, जब तो स्पोर्ट्स अच्छी खेलोगे, और उसके बाद मन से, तन से, फिर धन से, जीवन से। देखो, मन, तन और जीवन से युद्ध में जो जीत गया वो पार हो गया। ठीक है, और बच्चों से जुड़े जहां तक कोई भी मुद्दे हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या आती है तो आप लोग सीधा संवाद कर सकते हैं। हमारा नंबर है, मैं बता देता हूँ, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। 9713 748 156। लिख लिया सभी ने? कोई भी समस्या हो, अगर फोन नहीं उठाते तो आप व्हाट्सएप कीजिए। कोई बैठक में होंगे तो नहीं उठाएंगे।